नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 29 जून और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज पहले आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, जल्दी शेयर कर दें, फिर उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो करंट अफेयर्स हमारा होता है, ये दरअसल आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, खासकर दो बड़ी परीक्षाएं आपकी, यानी कि यूपीपीएससी जो एग्जाम है आपका, यानी कि यूपीपीएससी से यूपीपीसीएस का एग्जाम 2024 का, साथ ही साथ में यूपीपीसीएस आरओ और जो भी आपके वनडे एग्जाम अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स जो है हमारा रिलेवेंट होता है। ज्यादा प्रश्नों को मैं नहीं कराता हूं, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का, ठीक है? क्योंकि अगर कहीं पर आप देखते होंगे कि प्रश्न ज्यादा होते हैं तो वो दरअसल पुराने करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती है। करंट उतना ही करो जितना आपके एग्जाम के लिए जो है जरूरी हो, ठीक है? बिना मतलब के दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ओके? और ये करंट अफेयर्स आपको जो है न सिर्फ आपके यूपीपीसीएस प्री के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि इसमें मैं आपको मेंस के भी क्वेश्चन कराता हूं। साथ ही साथ में आपको जो है स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी मैं कराता हूं, यानी कि डायनामिक पोर्शन के साथ साथ में आपका स्टैटिक पोर्शन भी रेडी होता रहता है, ठीक है? तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग रिवीजन करेंगे लास्ट डे का, यानी कि जो कल हमने करंट अफेयर्स किया था उसका हम लोग फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। और आप लोग बिना देखे आंसर बताइएगा फटाफट आंख बंद करके कि उसका उत्तर क्या होगा। फिर से हम लोग उसके बाद आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है? तो रिवीजन करते हैं हम लोग लास्ट डे का फटाफट। बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 के अंतर्गत कुल कितने रुपए के जुर्माने की बात कही गई है? फटाफट बताइए आप लोग तुरंत आंख बंद करके। 1 करोड़ रुपए का, यानी कि ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुरंत आंसर बताइए। तो किसको नियुक्त किया गया है? ओम बिरला जी को, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जून को, यानी कि 26 जून को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्टॉप डायरिया अभियान 2024 की शुरुआत की गई थी? तो परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 4 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण की बात कही गई थी? किसके द्वारा? तो यह बात जो है कही गई है, यानी कि लक्ष्य रखा गया वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, देश में 3 नए आपराधिक जो कानून हैं वो कब से लागू होंगे? तो वो 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी था ये। इसके अलावा हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो रिवीजन का था वो था विश्व नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? वो होगा 25 जून, यानी कि 25 जून को अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है, सॉरी, यानी कि विश्व नाविक दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा पिछले दिन का, यानी कि कल का हमारा रिवीजन जो कि आपको करना था, ठीक है? अब हम आते हैं, यानी कि अब हम 29 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। इसके पहले कल हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना था। आज भी मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। तो देखिए, प्रश्न क्या था कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ठीक है, या किसे देता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा जो होती हैं उनके जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको सौंपता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आपको, ठीक? अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा कि रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि कब ग्रहण की थी? ठीक है, ये दरअसल स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन अभी जो है चर्चा में है, तो इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। तो रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि कब ग्रहण की थी? आपके 4 ऑप्शन है, 1801, 1805, 1806 या फिर 1807। बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1801 को महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी 1801 में। चलिए व्याख्या हम लोग देखते हैं फटाफट।
तो रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि 1801 में ग्रहण की थी, याद रखिएगा। कई बार इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है स्टैटिक पोर्शन यानी कि जीएस पे पूछे जाते हैं कि इन्होंने उनको ये उपाधि कब ग्रहण किया, या उनको ये उपाधि कब दी गई, या उन्होंने इस उपाधि को कब त्याग दिया। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरा ध्यान करके ऐसे जब प्रश्न आए आपके तो इसे याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं उनके निधन की। तो दरअसल 1839 यानी कि 1839 में वो एक्सपायर हो गए थे, यानी कि उनका निधन हो गया था, और साथ ही में उन्हें शेर ए पंजाब के नाम से भी वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि उनके खजाने में जो विश्व प्रसिद्ध हीरा जिसको हम लोग कोहिनूर बोलते हैं, वो उनके खजाने में उनके राज्य की, उनके खजाने की शोभा को बढ़ाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या के राष्ट्रपति हैं। केन्या के राष्ट्रपति कौन है, फटाफट आप लोग बताइए। तो केन्या के राष्ट्रपति अभी हैं विलियम रूटो। ठीक है, कौन है, विलियम रूटो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो केन्या के राष्ट्रपति कौन है, विलियम रूटो हैं, याद रखिएगा। और अब हम लोग थोड़ा सा केन्या के बारे में देखते हैं कि केन्या के बारे में क्या कुछ फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो दरअसल केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, एक देश है। इसके अलावा बात करते हैं अगर केन्या के बारे में थोड़ा सा और, तो हिंद महासागर और विक्टोरिया झील के मध्य में यह अवस्थित है। और अगर हम केन्या के कैपिटल यानी कि राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, नैरोबी है। और नैरोबी कई जगहों पर चर्चा में रहता है, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, क्यों चर्चा में रहता है, आप लोग जरा दिमाग लगा के बताइए इसको। इसके अलावा अगर हम इसके सीमा की बात करते हैं, किसकी सीमा कहां से किस किस राज्य जो है और देश से लगती है, तो सबसे पहले केन्या की सीमा दरअसल उत्तर पश्चिम में दक्षिणी सूडान से। देखो उत्तर पश्चिम में दक्षिणी सूडान, उत्तर पश्चिम में देखिए ये क्या है, ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, आपका ये क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये हो जाएगा पश्चिम, तो ये हो जाएगा आपका साउथ सूडान यानी कि दक्षिण सूडान से लग रहा है। ठीक, याद हो गया। इसके अलावा उत्तर में ये इथोपिया से, ये है आपका क्या, यूथोपिया। तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर में आपका यूथोपिया हो गया। ठीक, इसके अलावा पूर्व में सोमालिया। अब देखो पूर्व में सोमालिया कहां पे है, ये है आपका सोमालिया। ये क्या है, देखो ऐसे तो बटेगा ना ये भाई साहब, ऐसे बटेगा ना ये। तो पूर्व में क्या हो जाएगा आपका, पूर्व में हो जाएगा आपका सोमालिया, देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम में युगांडा है। अब पश्चिम उधर पड़ेगा तो युगांडा देखो है कि नहीं है, देख लो है ये पश्चिम, तो पश्चिम में क्या हो गया, युगांडा हो गया। इसके अलावा दक्षिण में तंजानिया है। अब दक्षिण कहां पे आएगा, नीचे, तो ये हो गया आपका क्या, तंजानिया। मैप जरूर देखना, एक बात बता दूं मैं आप लोग को, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कई बार क्या होता है, जो भी देश चर्चा में होता है पूछ लेगा कि बताइए केन्या के दक्षिण में कौन है, केन्या के पूर्व में कौन है। मैप देखे रहोगे तो आपको तुरंत फटाफट चीजें क्या रहेंगी, याद रहेंगी। ठीक है, या कौन सा महासागर स्थित है, कहां पर क्या स्थित है। सीमाओं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय देश यानी कि सीमाओं के बारे में बात कर रहे हो, या फिर कोई अगर भारत में राज्य कोई चर्चा में रहा हो तो उस राज्य की सीमा किस किस जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगती है, या पर्टिकुलर किस और राज्य से लगती है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रख लीजिएगा इसको। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर से लगती है। देखो दक्षिण पूर्व, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व में क्या है आपका, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है। ये हो गया आपका केन्या का मैप। इसको आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गए कुछ फैक्ट हमारे केन्या के बारे में जो कि आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। किसे, अभी विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष जिसको हम कहते हैं उसको बनाया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो बताइए कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे चुना गया है अभी हाल ही में। ऑप्शन नंबर ए जयराम रमेश को, या फिर कपिल सिब्बल, या फिर सी राहुल गांधी जी को, या फिर सोनिया गांधी जी को। किसको जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभी जो है चुना गया है। आपके 4 ऑप्शन है, बताइए फटाफट। इसका आंसर मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी दरअसल उनके कंधों पर इस वर्ष आई हुई है। देखते हैं कि क्या कुछ वो बेहतर कर पाते हैं। ओके, चलिए, तो आइए कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। तो हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बनाया गया है, और आपको मैं बता दूं कि अभी विगत 10 वर्षों से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था, बिकॉज ऑफ जो न्यूनतम जो अर्हता होती है, यानी कि
जो है विपक्ष के नेता बनने के लिए अगले पार्टी को जो सीटों की संख्या चाहिए होती है, प्रतिशत जो चाहिए होता है, वो दरअसल फुलफिल नहीं हो पा रहा था, इसलिए यह पद काफी टाइम से खाली चल रहा था। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी होता है नेता प्रतिपक्ष के लिए? इसके लिए जरूरी होता है कि कुल सीटों का, यानी कि जितने नंबर ऑफ सीटें हैं उन टोटल सीटों का 10% सीटें विपक्ष के पास होने पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। यह फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में यही फैक्ट कूट के फॉर्म में आपसे पूछ ले, याद रखिएगा। इसके अलावा विपक्ष के नेता को दरअसल वैधानिक मान्यता 1977 यानी कि 1977 में जो है इनको वैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, इनको कई सारे अधिकार जो है दिए गए, हालांकि ये पद संवैधानिक नहीं है लेकिन जो है वैधानिक है। इसके अलावा विपक्ष के नेता को दरअसल क्या होता है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन कैबिनेट मंत्रियों के बराबर वेतन भत्ते और अन्य जो सुविधाएं होती हैं वो मिलती हैं। और एक बात मैं बता दूं कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जो है दरअसल नेता प्रतिपक्ष का होना बहुत ही जरूरी होता है। नेता प्रतिपक्ष दरअसल सरकार के जो भी मनमाने कार्य होते हैं उन पर अंकुश लगाने का भी कार्य करता है, और जो भी बड़ी कमेटियां होती हैं उन कमेटियों में वो दरअसल मेंबर होता है, और कहीं अगर कुछ लगता है कि सरकार कुछ मनमाए ढंग से अगर कार्य कर रही है तो उस पर विरोध दर्शाने का कार्य दरअसल नेता प्रतिपक्ष का होता है। और मुझे लगता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष ईमानदार है, नेता प्रतिपक्ष अगर सजग है, ठीक है, तो निश्चित रूप से सरकारें बेहतर ढंग से काम करती हैं। और एक यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकारें जो भी वर्तमान सरकारें हों, यानी कि जो सरकार सत्ता में हो, वो सरकारें कुछ ऐसा कार्य ना करने पाए जिससे लोकतंत्र जो शब्द है वो उसकी महत्ता कम हो पाए। ठीक है, तो इसलिए सत्ता और विपक्ष का दोनों का मजबूत होना अपने आप में क्या होता है, जरूरी होता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के प्रमुख योगदानों का उल्लेख करते हुए लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, या लोकतंत्र की महत्ता पर कितना इसका असर पड़ता है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, और मे भी हो सकता है कि अभी जो आपकी आगामी परीक्षाएं होंगी यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की या अदर स्टेट पीसीएस की, उसमें इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ ले। जब मैं बोलता हूं तो इन प्रश्नों को फटाफट नोट कर लिया करो, हाथ पे हाथ धरे बैठे मत रहा करो। ठीक है ना, कॉपी पेन साथ में लेके रहा करो, जो पॉइंट बोला करो उसको नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, मूक बाधिर के तरीके से रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बुरा मत मानना, बस बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक कलम नहीं चलेगी ना बाबू, ध्यान रखिएगा, जब तक कलम नहीं चलेगी, जब तक जबरदस्त मेहनत नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। गला काट कंपटीशन इस समय है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे साथ लगातार मेहनत करिए, जबरदस्त मेहनत करिए, और मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। यह ध्येय आपके अंदर इस बार जो है आपके भीतर होना चाहिए, आग आपके भीतर इस बार जलनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका टारगेट अगले साल एसडीएम का यूपीपीसीएस के थ्रू, आरओआर जो है आपका जो एग्जाम आरओआर का होगा उसके थ्रू, या अदर एग्जाम का अगर आप फोकस होगा, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर किसी अदर स्टेट का एग्जाम हो, आपको उसमें सफलता अर्जित करनी है। यह डिपेंड करता है कि दरअसल आपका टारगेट है क्या। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया है, बताइए उनका संबंध किससे है। तो आपके चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वो सांख्यिकीविद थे, या फिर साहित्यकार थे, या फिर गायक थे, या फिर क्रिकेटर थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांख्यिकीविद थे। और आपको मैं बता दूं कि जब मैच वगैरह होता है तो वहां पर जब बारिश होने लगती है तो वहां पर परिणाम को जो है ज्ञात करने में दिक्कत होती है, और ऐसे स्थिति में उन्होंने एक रूल दिया था, एक नियम दिया था, और वो नियम क्या है आइए इसको हम देखते हैं। तो हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया है। वो क्या कहते हैं, सांख्यिकीविद थे, और वे डकवर्थ लुईस नियम के प्रतिपादक है। किसके? डकवर्थ लुईस नियम के प्रतिपादक थे। ये क्या होता है? तो दरअसल ये क्रिकेट में बारिश होने पर परिणाम के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि डकवर्थ लुईस, हो सकता है आपके एग्जाम में यही पूछ ले कि निम्नलिखित में जो डकवर्थ लुईस का जो है संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए फटाफट। ठीक, पहला ऑप्शन आपका मार्क रूटे, फिर मार्क राइट, या माइकल वॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मार्क रूटे को भी हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं फटाफट। और ये हैं कौन? मार्क रूटे। चलिए
तो हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और ये कौन है? दरअसल ये नीदरलैंड के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं, यानी कि प्रधानमंत्री भी हैं, याद रखिएगा। और ये अपना पद कब से संभालेंगे? तो 1 अक्टूबर 2024 से वो अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, याद रखिएगा। और 1 अक्टूबर के बाद क्या होता है? 2 अक्टूबर होता है। और 2 अक्टूबर को क्या होता है? 2 अक्टूबर को दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, और गांधी की अगर बात याद आ गई तो एक बात मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी दरअसल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा हो, चाहे आपकी मेंस की परीक्षा हो, गांधी के जितने सिद्धांत हैं, चाहे वो उनका जो है सर्वोदय का सिद्धांत हो, चाहे अहिंसा की बात हो, जो भी सिद्धांत है, चाहे उनके अलग अलग आंदोलन हो, वो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी को जितना पढ़ोगे, गांधी के जितने कोटेशंस को याद रखोगे, वो महत्वपूर्ण है। और गांधी कई जगहों पर मिलेंगे आपको, पेपर फर्स्ट में मिलेंगे, पेपर सेकंड में भी मिलेंगे, पेपर फोर्थ में मिलेंगे आपको, ठीक है, पेपर यूपी स्पेशल में मिलेंगे। तो गांधी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना फायदे में रहोगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है। अब थोड़ा सा नाटो के बारे में देख लेते हैं। हालांकि नाटो के बारे में हमने कई बार आपको बताया है, लेकिन आज दोबारा से इसका हम लोग रिवीजन करते हैं। तो नाटो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना यानी कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 यानी कि 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो दरअसल इसका मुख्यालय कहां पर है? ये सब पॉइंट याद हो जाने चाहिए भाई साहब लोग, ठीक है। कई बार मैंने इसको कराया, बार बार रिवीजन कराता हूं इसका। ये ना रहे कि एग्जाम में गलत हो जाए। एग्जाम में करंट, स्टैटिक और डायनामिक दोनों आपको गलत नहीं होना है, ये ध्येय रखना है इस बार, याद रखिएगा। तो मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। फटाफट बताइए। और ये अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। और वर्तमान में इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य अभी हैं, आगे और कुछ सम्मिलित होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल 32 है। और 32वां सदस्य कौन बना था? तो 32वां सदस्य दरअसल स्वीडन बना था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण जीते हैं? कुल पदक नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पूछ रहा है। कई बार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में गलत हो जाते हैं। आप कुल पदक याद करके जाते हो, लेकिन उसमें से रजत या स्वर्ण या कांस्य पूछ लेगा, आप गलत करके चले आओगे, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर कुल नहीं पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी, यानी कि 4 स्वर्ण पदक जो है दरअसल अभी जीते हैं भारत ने, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 11 मेडल जीते हैं। कुल कितने हैं जीते हैं? 11। और 11 में से स्वर्ण पदक कितने हैं? 4, याद रखिएगा। जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य, ठीक है। तो 5 और 2 7, 4 11 हो गए, ओके। चारों स्वर्ण पदक, खास बात यहां पर नोटिस करने वाली कि चारों स्वर्ण पदक महिला खिलाड़ियों ने जीता है। बताइए, देखिए कितनी अच्छी बात है अपने आप में कि जहां एक और लोग महिलाओं को दबाने का प्रयास करते हैं, जहां पर आज भी वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी फैमिली हैं, वहां पर भी लड़कियों की शादी बहुत जल्दी करने का प्रयास किया जाता है, एक तरीके से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है। मुझे कहने में कोई कोताही यहां पर नहीं है। ये हमारे देश की, हमारे समाज की विडंबना है कि हम पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं बात हमें वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं, महिला सशक्तिकरण की करते हैं, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब बात हमारे घर की आती है तो हम अपने लड़कियों को ना बाहर जाने देते हैं, ना उन्हें स्वतंत्रता देते हैं, ना ही जो है उन्हें पढ़ने का मौका देते हैं। शादी एक बड़ा मुद्दा है आज के समय में, और ये मुझे लगता है कि लड़कियों के स्वतंत्रता के साथ में एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, ठीक है। तो ये चीजें समाज से हटनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, ठीक है। और ये समाज दरअसल महिलाओं से ही है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें पढ़ने का मौका देना चाहिए, उन्हें जीने का पूरा हक है। अगर मेरा वीडियो कोई अगर देख रहा है बड़े में तो इस चीज को समझने का प्रयास करें, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये धरा जो है कन्याओं के ऊपर ही है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए खैर आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट। तो यह 22 से 24 जून 2024 के मध्य में दरअसल क्या हुआ, आयोजित हुआ था, यह बात याद रखिएगा। इसके अलावा यह जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित हो रहा है,
अब जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। कहां पर आयोजित हो रहा है? जॉर्डन में। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे अफ्रीकी स्वाइन फीवर किसके द्वारा फैला है? यानी कि ये डिजीज जो है वायरल है या बैक्टीरियल है या प्रोटोजोन डिजीज है, किसके द्वारा ये जो है फैला हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वायरल डिजीज है। डिजीज वाला चैप्टर मैंने आपसे कहा था कि बायो वाले सेक्शन में से याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से डिजीज होती हैं, उनके जो एजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोन डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज है, सॉइल बॉर्न डिजीज है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बायो में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग लूसेंट जो है ना बायो वाली, याद रखिएगा। लूसेंट कौन सी पुस्तक? लूसेंट। लूसेंट 2 आती है। एक लूसेंट आती है जीएस की, जिसमें ऑल सब्जेक्ट होते हैं, सभी विषय होते हैं। इसको भी आपको पढ़ना है। अगर आप आरओपीसी की तैयारी कर रहे होंगे तो जीएस वाली लूसेंट पढ़ लीजिएगा आप लोग, जिसमें सभी विषय होते हैं। बायो को छोड़ दीजिएगा इसमें से बायो मतलब साइंस का पोर्शन। बायो क्या? साइंस, ठीक है। देखो बात समझना मेरी, जो जीएस की लूसेंट आती है उसमें से आप लोग साइंस का पोर्शन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, साइंस का। और जो दूसरी लूसेंट आती है वो केवल साइंस की आती है, यानी कि केवल विज्ञान की आती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होता है। यहां से बायो के सेक्शन और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन यहां से कर लीजिएगा, ठीक है। तो लूसेंट आपको जीएस वाली पढ़नी है। जीएस वाली लूसेंट में से आपको साइंस का पोर्शन छोड़ देना है। साइंस का पोर्शन कहां से पढ़ना है? साइंस के लिए विज्ञान की लूसेंट एक अलग से आती है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। विज्ञान के एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, साथ ही में घटना चक्र कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो ये दरअसल क्या है? ये वायरल डिजीज है। ओके, आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहे अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस द्वारा फैलता है, ध्यान रखिएगा। और चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में मिजोरम में इस बीमारी से वहां के बहुत सारे जो सुअर थे, यानी सुअर थे, पिग जिसको कहते हैं, वो मर चुके हैं। और ये दरअसल वायरस उनके जो है मांस में काफी दिनों तक रहता है और अंततः क्या होता है, फिर सुअर को मारा ही जाता है और कोई इसका इलाज नहीं होता है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है अपने आप में। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन। पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में एक तरीके से आउट प्रकार के होते हैं, यानी कि आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और चूंकि इसका जो राइट आंसर है वो जो है क्या होगा, चर्चाओं में रहा है, यानी कि बताइए पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुंधति राय को। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अक्सर अरुंधति राय जो है चर्चाओं में रहती हैं। क्यों रहती हैं चर्चाओं में? शायद आपको पता होगा। ओके, चलिए आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से भारत की लेखिका अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर की याद में इस पुरस्कार को शुरुआत की गई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा एक फैक्ट यहां पर और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि अरुंधति राय को उनके प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स, क्या द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स के लिए उन्हें दरअसल 1997 अर्थात 1997 में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चूंकि अरुंधति राय दरअसल क्या है, चर्चाओं में रहती हैं और कई मुद्दों पर, ठीक है, स्वतंत्रता को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के वो अक्सर जो है अपनी कलम चलाती है और उस पर कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और कहा जाता है कि अरुंधति राय वर्तमान सरकार के जो है अगेंस्ट में बात करती हैं, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेखक हैं, स्वतंत्र हैं, अपने आप में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, खैर ये सब मुद्दे विवाद के होते हैं, इस पर आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको पढ़ना यह है कि हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। ओके, चलिए अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको देना है। और मुझे उम्मीद है कि आज ये संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। आप लोग व्यूज तो ठीक आ रहा है इस समय, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप लोग प्लीज शेयर के साथ में कमेंट जरूर करें। बताइए फटाफट आप लोग, जिसका उत्तर आपको देना है कि नाटो की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1939 या 1949 या 1959 या फिर 1969। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, मैं हर एक कमेंट्स को चेक करता हूं, याद रखिएगा।
मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम भी याद हो गया, कुछ लोग डिटेल्स में अपने कमेंट्स को लिखते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट ऑफ विशेस है, और बाकी लोग भी अपने आंसर को देते हैं। मुझे लगभग सभी लोगों का नाम याद हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप सिलेक्शन जरूर लेंगे इस बार, ऐसा मुझे विश्वास है। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा पर, जिसका उत्तर आपको घर पे लिखना होता है। और आज का प्रश्न हमारा क्या है कि गीता का निष्काम कर्म क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यह प्रश्न जाएगा आपके जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स में, ठीक है। और आपको लिखना है, और कल मैंने आपको बताया था कि आंसर लिखने के 3 जो है पैरामीटर होते हैं। एक में होता है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरे में आपकी मेन बॉडी होती है, फिर लास्ट में आपको लिखना होता है क्या, कंक्लूजन, ठीक। तो अब इसमें कैसा लिखना है आपको, पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, यानी कि पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है कि दरअसल जो ये निष्काम, ठीक है, निष्काम कर्म होता है, ये दरअसल होता क्या है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके प्रतिपादक कौन है निष्काम कर्म के, ये आपको लिखना है निष्काम कर्म के बारे में, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद अच्छा ये लिखना है आपको 125 वर्ड्स में, ठीक है, 125 वर्ड्स में, ठीक है। तो निष्काम कर्म के बारे में लिखिएगा। फिर पूछा है कि निष्काम कर्म क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। फिर निष्काम कर्म को डिटेल्स में विथ एग्जाम्पल आपको समझाना है। फिर उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन ड्रा कर दीजिएगा कि दरअसल निष्काम कर्म का दरअसल फायदा दरअसल कहां कहां पर हो सकता है, ठीक है। इसका फायदा आप लोग खासकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, यानी कि प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से निष्काम कर्म की क्या जो है रिलेवेंसी है, ये आप बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दरअसल है किसका, एथिक्स का है। इसलिए इसे इस अपने आंसर को आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मोड कर दीजिएगा, ओके, याद रखिएगा। तो बात समझ में आ गई कि निष्काम कर्म के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। उसके बाद फिर इसके बाकी के पॉइंट्स, यानी कि इसके फायदे क्या क्या हैं, फिर लास्ट में कंक्लूजन कि दरअसल निष्काम कर्म का फायदा नॉर्मल ह्यूमंस को क्या हो सकता है, और अगर वो प्रशासन में है तो प्रशासन में निष्काम कर्म का योगदान किस प्रकार से हो सकता है, ये आपको लिखना है, ओके। तो ये हो गया आज का प्रश्न, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कहीं कोई समस्या होगी कमेंट करके बताइएगा, ओके। फिर मिलेंगे कल हम लोग एक नए जो है वीडियो के साथ। अच्छा, एक सूचना मैं आपको और दे दूं कि यूपीपीसीएस में जो आपका पेपर सेकंड होता है, जिसको हम लोग सीसैट बोलते हैं, सीसैट का पीवाईक्यूज बहुत जल्द आपके बीच में आ रहा है। वो सीरीज आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा, काफी कुछ आपको वहां से फायदा मिलेगा। और सीसैट जो है आजकल बहुत घातक हो गया है। घातक इसलिए हो गया क्योंकि वो अक्सर जो है स्टूडेंट्स उसे फेल कर जाते हैं, यानी कि उसे पास नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। तो हम लोग पीवाईक्यूज को करेंगे, जल्द ही सूचना दे दी जाएगी आपको कि पीवाईक्यूज किस दिन से आना स्टार्ट हो जाएगा सीसैट का, ओके। फिर ठीक है, मिलेंगे कल हम लोग एक नए सेक्शन के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।